Hello and welcome to the channel. In this video, we are going to cover पंचायती राज. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से अपने पास कुछ एक MCQs हैं, इसको कवर किया जाएगा. दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस लाइक UPSC, Prelim, HPS, Allied and NT. And this video is presented by me. My name is Vishal. So let's get started. आपके पास पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम. तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और आसान भी, आई एम श्योर. सबसे पहला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये थी आपके पास राजस्थान में. और राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था. और 2 अक्टूबर 1959 को. पर आपसे अगर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो नागौर, ठीक है जी. नागौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे ये ऑफ राजस्थान, यहाँ से स्टार्ट किया गया था पंचायती राज सिस्टम. आई होप क्लियर है. उसके बाद फिर धीरे धीरे ये आंध्र प्रदेश गया, ठीक है, 1959 के आसपास. फिर आप 60s में देखोगे तो मोस्ट स्टेट जो है इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना लेती हैं लगभग 10 साल के अंदर है. 60s के आसपास, अगर 1959 की बात करूँ तो 60 में नेक्स्ट ईयर ही बहुत सी स्टेट्स जो हैं इसको अडॉप्ट करती है. लेकिन पहली स्टेट जो वो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है. फिर नागौर, डेट थी आपके पास 2 अक्टूबर 1959. तो आपको याद रखना, डेट भी याद रखनी है और कौन सी स्टेट थी अपने पास वो भी याद रखना है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द पंचायत इलेक्टेड इन द प्लेस ऑफ अ डिसॉल्व्ड वन डज नॉट एंजॉय द फुल पीरियड बट रिमेन इन द ऑफिस फॉर द रिमेनिंग पीरियड आफ्टर द डिसोल्यूशन. सेकेंड है अपने पास, इन पंचायत सीट्स आर रिजर्व फॉर SCs, STs एंड वीमेन बट नॉट बैकवर्ड क्लासेस ऑफ अ सिटीजन. तो अगर आपको पंचायत आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये प्रावधान है, ठीक है जी. जब पंचायत जो है बस सिलेक्ट की जाती है, अगर मान लो वो टाइम से पहले डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाती है, तो उसके जब फिर दोबारा से इलेक्शन होंगे, ठीक है, तो दोबारा जब इलेक्शन होते हैं तो जो पंचायत का बचा हुआ कार्यकाल है, मान लो कि आपके पास 2 साल बाद 5 साल के लिए इलेक्ट हुई है आपके पास पंचायत, और मान लो कि 2 साल बाद वो क्या होती है, डिज़ोल्व हो जाती है, तो रिमेनिंग पीरियड के लिए जो आपके पास फिर से इलेक्शन होंगे तो जो नई अपने पास पंचायत बनेगी वो बचे हुए 3 साल ही पूरे करेगी, ठीक है. तो ये क्वेश्चन पहला बोल रहा है. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब नई पंचायत जो है वो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही सर्व करेगी. दिस इज़ करेक्ट, मतलब ये 2 साल के बाद 5 साल और नहीं लेगी, जो 3 साल इसके बचे हुए उसको सर्व करेगी. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन पंचायत सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. शेड्यूल ट्राइब, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एंड वीमेन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बट नॉट बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन. देखिए प्रोविज़न तो है, लेकिन अगर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो सीट उनके लिए रिजर्व नहीं है, ठीक है जी. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो आपके पास दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर C अपने पास राइट रहेगा कि वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आई होप आपको क्लियर है. मैंने कहा कि आपके पास पंचायत जब डिज़ोल्व होगी तो बचे हुए टाइम के लिए फिर नई पंचायत जो है उतना ही सर्व करेगी, ठीक है जी. अगर इसमें भी एक केस है, अगर मान लो कि, ठीक है, पंचायत जो आपके पास डिज़ोल्व होती है और नेक्स्ट इलेक्शन के लिए 6 महीने से कम का टाइम बचा हुआ नेक्स्ट इलेक्शन होने में, तो उस केस में बाई इलेक्शन मतलब दोबारा से इलेक्शन होते ही नहीं है, ठीक है. तो ये भी याद रखना आपको, क्योंकि ऑलरेडी 6 महीने बाद इलेक्शन होने, ठीक है. तो उस केस में क्या होता है कि उसके इलेक्शन नहीं किए जाते हैं. लेकिन मान लो कि टाइम ज़्यादा बचा हो, 2 साल के या 3 साल के अंदर ये डिज़ोल्व हो रही है, अगर 6 मंथ के पीरियड से ज़्यादा टाइम है नए इलेक्शन के लिए, तो फिर आपके पास फिर से इलेक्शन होंगे. पर जो आपके पास नई पंचायत आप इलेक्ट की जाएगी वो बचे हुए कार्यकाल को ही पूरा करेगी. चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. देखिए स्टेटमेंट्स जो है इसमें बहुत लंबी है, लेकिन इसका आंसर जो है बहुत छोटा रहेगा. आपके एग्जाम में भी आपसे बहुत बार इस तरह की स्टेटमेंट्स देख करके आपको कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन आप अगर स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है. लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी देख करके हम यूजली क्या करते हैं, स्किप करने की कोशिश करते हैं. लेकिन इसको पढ़ने की कोशिश करें पहले कि पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर परटेनिंग द पंचायती प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है जी. फिर उसके बाद पार्ट 9 की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परटेनिंग द पंचायत प्रोवाइडिंग द वेस्टिंग ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब फाइनेंस कमीशन का भी जिक्र हो रहा है उसमें और स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी हो रहा है. अब इसमें अगर आप C से देखोगे तो इसमें देखो आप क्या बोल रहा है कि पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परटेनिंग द पंचायत प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन फॉर पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन एट अ विलेज लेवल, ठीक है, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मतलब वीमेन, ये तीनों की रिजर्वेशन की बात भी हो रही है इसमें पार्ट 9 में. अब नेक्स्ट देखो अपने पास D ऑप्शन बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत इज नॉट इंक्लूडेड इन अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़. तो अगर DPSPs की बात करें तो अगर आपने DPSPs को ध्यान से पढ़ा है तो वहाँ पे पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत जो है DPSP का वहाँ पे रेफरेंस है, जिक्र किया है, ठीक है. अब आर्टिकल कौन सा अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना. वो आर्टिकल भी ज़रूरी है, पूछा जाता है. तो ये तो
हमने DPSPs में पढ़ा कि पंचायत का जिक्र होता है, ठीक है, इधर लिखा है नॉट इंक्लूडेड इन DPSP बट इट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन DPSP, ठीक है। तो दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमसे इनकरेक्ट सॉरी है ना, तो हमसे क्या पूछा गया, नॉट करेक्ट, तो अपने पास डी इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि ये क्या है अपने पास DPSPs में अपने किसका जिक्र है, विलेज पंचायत का, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, who makes provision with respect to the maintenance of accounts by the panchayats and auditing of such account सॉरी, हाँ, तो कौन सा जो आपके पास मेंटेन करता है, कौन, हु मेक्स प्रोविज़न है ना, प्रोविज़न बनाता है कौन है, किसके कंटेक्स्ट में, जो आपके पास अकाउंट ऑफ पंचायत, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत एंड ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स। तो अपने पास ये जो है, देखिए फाइनेंस कमीशन हम मेनली इसमें टिक करके चले जाते हैं, ठीक है, फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट कंसर्न, लेकिन जो फाइनेंस कमीशन है इसके द्वारा सिर्फ ये नहीं किया जाता, ठीक है। इसका जो है अपने पास राइट ऑप्शन है लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, जो ऑडिटिंग और मेंटेनेंस का जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में प्रोविज़न जो आपका लेजिस्लेचर जो आपका स्टेट का, ठीक है, वो जो है बनाता है। तो आपको याद रखना है लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, इसमें राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, द स्टेट इलेक्शन कमीशन, बताओ मेरे को इसका क्या रहेगा, कैन बी रिमूव्ड। आपका जो स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर है उसको किस तरह से रिमूव करते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो है स्टेट का, उसके द्वारा ही आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन जो होंगे उनको करवाया जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि उसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, अगर आपको पता है, ठीक है, उनको अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नर, लेकिन उनको रिमूव किस तरह से किया जाता है, बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, सेकंड अपने पास है बाय स्टेट असेंबली, या थ्रू एन ऑर्डर इशूड बाय द CM, या फिर थ्रू द प्रोसीजर सिमिलर टू दैट ऑफ फॉर रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर जिस तरह से आप जज ऑफ हाई कोर्ट को रिमूव करते हैं उसी तरह से आप स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी रिमूव करते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन अपने पास ऑप्शन डी है, ठीक है। तो इनको जो अपॉइंट तो गवर्नर के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनको वैसे ही रिमूव किया जाएगा जिस तरह से आपके पास जज ऑफ हाई कोर्ट को रिमूव किया जाता है। और आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट के जज को जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, फिर इनको प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है, आप सभी को पता है। तो जिस तरह से हाई कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं उसी तरह से आपके पास स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिमूव करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इस केस में इनको रिमूव करेगा, लेकिन गवर्नर जो है अपॉइंट करता है, लेकिन गवर्नर के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है जिससे कि वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सके, ठीक है जी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जब बात करते हैं तो कुछ एक शेड्यूल्स रीजन है, हमारे शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, उन पे ये इंप्लीकेट नहीं होती है, डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब इनमें से कौन सी वो स्टेट है जहाँ पे ये डज नॉट अप्लाई, ठीक है, वहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। तो मेघालय है, गोवा है, सिक्किम है, या फिर हिमाचल प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर ए मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, ये आप याद रखना, 3 स्टेट है। उसके बाद ना अपने पास वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग होगी, ठीक है, वहाँ पे भी गोरखा हिल जो अपने काउंसिल है, तो वो जो वहाँ के ना शेड्यूल्ड रीजन्स है, ठीक है, उन रीजन्स पे क्या करें, आपके पास ये अमेंडमेंट जो है मतलब पंचायती PRIs वहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं है आपके पास शेड्यूल्ड रीजन में। मेघालय के साथ आपको मिजोरम भी याद रखना है, ठीक है, और साथ में मैंने क्या कहा, नागालैंड, ठीक है, याद रखें इनको। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें बताएं मेरे को, ठीक है, इसको पढ़े ध्यान से और इसका आंसर मेरे को अकॉर्डिंगली बताएं। क्या इसका राइट आंसर है अपने पास ऑप्शन ए, बी, सी, पॉज कर लें इसको और एक बार पढ़ के फिर मेरे को इसका राइट आंसर बताएं। तो अगर मैं इसको देखो ना, इसमें अगर आप 4th स्टेटमेंट देखोगे, इट हैज़ रिजर्व 33% ऑफ सीट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जब इस 4th स्टेटमेंट को आप देखोगे तो आपने देखा होगा कि जो 1/3 सीट्स जो है आपकी वो विमेन के लिए रिजर्व की जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि OBCs के बारे में या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए PRA की रिजर्वेशन जो है वो 33% नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 को रिमूव करेंगे तो आपके पास ऑप्शन बी या डी बच जाएगा। अब फिर से आप देखिए कॉमन स्टेटमेंट है 1 और 2, तो इनको स्किप करते हैं, सिर्फ 3rd स्टेटमेंट देखते हैं हम क्या है। बताओ मेरे को, स्टिपुलेट्स दैट द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत शैल बी इलेक्टेड बाय एंड फ्रॉम एमंगस्ट द इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। देखिए आपके पास चेयरपर्सन जो होगा पंचायत का वो इलेक्टेड मेंबर के द्वारा, ठीक है, बाय द इलेक्टेड मेंबर जो होंगे उनके बीच में से, ठीक है, उसको इलेक्ट किया जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, उसको डायरेक्ट जो है अपने पास इलेक्ट किया जाता है, ना कि वो मेंबर्स के बीच में। तो 3rd स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो अपने पास 3rd स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी तो बी ऑप्शन भी आपके पास चला गया। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन बची है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेशंस ऑन PRI। बताओ मेरे को, अशोक मेहता की कमेटी का नाम आपने सुना होगा। देखिए PRI के लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे पहले आपने बलवंत राय मेहता कमेटी सुनी होगी, ठीक है। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी जो ये भी किसके थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर एस्टैब्लिश्ड कमेटी थी। उसके बाद आपने
GVK राव कमेटी सुना होगा, ठीक है। तो ये सारी कमेटीज़ क्या थी, इनके द्वारा रिकमेंड किया गया किस तरह के आपके पास है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है किस तरह से वो रहेगी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उनको क्या क्या फीचर्स रहेंगे, इनके रिकमेंडेशन के आधार पे आप देखोगे बाद में जाकर अपने पास प्रेजेंट फॉर्म है वो देखने को मिलती है। इस केस में आपसे पूछा जा रहा है कि जो अशोक मेहता कमेटी थी, ठीक है, उनके द्वारा क्या रिकमेंडेशन जो है वो दी गई थी, नॉट, ठीक है, नॉट फीचर मतलब उनकी वो फीचर नहीं था। इनमें से 3 तो उन्होंने दी होंगी लेकिन एक रिकमेंडेशन जो उनको द्वारा नहीं दी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन ऑफ PRI, क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्निशन ऑफ PI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इनके द्वारा दी गई थी। सेकंड अपने पास नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्शन टू PRIs। 6 अपने पास रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर SC एंड STs एंड नेक्स्ट अपने पास डी ऑप्शन है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ पंचायती राज। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो इसमें जो आपने बी ऑप्शन है इसको नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इलेक्शन, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट नहीं दी गई थी। इनके द्वारा इसके बिहाफ पे क्या कहा गया था, इनके द्वारा कहा गया कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो नॉन इन्वॉल्वमेंट नहीं, अगर यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होती, लेकिन इनके द्वारा ये कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टी जो इन्वॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा था देयर शुड बी एन ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल ऑफ जो अपने पंचायती इलेक्शन है, ठीक है। दिस वॉज द रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता जी, ठीक है। लेकिन बाकी रिजर्वेशन की बात इन्होंने की, दिस इज़ करेक्ट। मिनिस्टर इन्होंने कहा इंचार्ज पंचायती राज का, ये भी इनके द्वारा कहा गया। उसके साथ इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन करो PRI को, दिस ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन इनके द्वारा ये भी कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। तो नॉन इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इन्होंने इन्वॉल्वमेंट की बात की थी। तो दिस इज़ हमारे पास इस केस में ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाता, लेकिन नॉन फीचर था, ध्यान रखना अपना, इनके द्वारा ये नहीं कहा गया था। चलिए जी, वैसे ही आप ना सबकी पढ़ लेना एक बार। GV के जो राव थे ना, GVK राव, ठीक है। ये कमेटी अपने पास 1985 में इस्टेब्लिश हुई थी। अब देखिए इस कमेटी के द्वारा कुछ एक टर्म जो यूज़ की, इन्होंने कहा कि आपके पास जो ब्यूरोक्रेट है ना, उनके द्वारा जो था वो कुछ हद तक यूँ कहें कि ब्यूरोक्रेसी जो हावी हो रही थी आपके पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे इनके द्वारा कहा गया कि ये ब्यूरोक्रेट जो है इस पे हावी हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि ये सिर्फ अपने पास ग्रास रूट की बात कर रहे थे ना हम स्टार्टिंग में, तो उन्होंने कहा था ये क्या है, सिर्फ एक ग्रास है विदाउट रूट, ठीक है। तो ये ग्रास विदाउट रूट जो है GVK राव जो कमेटी इनके द्वारा रिकमेंड किया था। आपको हर कमेटी का कुछ ना कुछ जो फीचर्स है वो पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में अशोक मेहता जी ने कहा, फिर ग्रास विदाउट रूट जो है ये किसके द्वारा कहा गया, GVK राव। और इनको ब्यूरोक्रेट को भी इनके द्वारा इस क्रिटिसाइज़ किया काइंड ऑफ, है ना, इस कमेटी में। तो आपको ये भी रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 11th शेड्यूल की बात करते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायती। अच्छा, इसमें कितनी जो है कंटेन करते हैं बताओ मेरे को। 11th शेड्यूल जो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत कंटेन्स 29 आइटम्स, ठीक है। 29 आइटम जो है ये जो इनके द्वारा कंटेन की जाती है। अब आप सभी को पता है, आई एम श्योर कि जो 11th शेड्यूल है, ठीक है, उसमें पंचायती राज का जिक्र है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो आपको पता होगा, आप अगर आप इतना यहाँ तक देख रहे वीडियो को, आई एम श्योर आपको ये पता रहेगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है आपकी 1992 में, ठीक है। उसके पार्ट आपके पास पार्ट 9, ठीक है, शेड्यूल आपके पास 11th, उसमें अपने पंचायती राज को आप जो है वो प्रोविज़न है ना, एंटाइटल करते हैं पंचायती राज को, आप कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देते हैं। उसके बाद आप देखते हो कि आर्टिकल भी याद रखना है, 243 से लेकर के 243O तक, है ना, ये आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाले जाते हैं। और आपके पास इस तरह से आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न जो है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मिलता है। तो आई एम श्योर आपको इतना पता होगा। उसी के बारे में पूछ रहा है कि आपके पास 29 आइटम जो है वो किसके द्वारा, 29 आइटम्स हैं, ठीक है, किसमें, आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के 29 इनकी बात करें ना, तो मेनली आप देखोगे जैसे कि एग्रीकल्चर देखना, ठीक है, फिर माइनर थोड़ी सी इरिगेशन के बारे में देख लो, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, है ना, ये आपने सभी आई एम श्योर आपने देखा होगा। ड्रिंकिंग वाटर का देख लो आप, रूरल हाउसिंग के बारे में जैसे कि आते रहते हैं ना घर सबको, तो वो सब इसमें जिक्र हुआ है कि लाइब्रेरीज ओपन करवा दो, कुछ एक कल्चरल एक्टिविटीज़ करवा दो, है ना। मेले आई एम श्योर आपने देखा होगा कि आप आसपास भी आपने देखा होगा कि आपकी जो मेले लगते हैं ना लोकल में, तो फेयर में आपकी पंचायत जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेट करती हैं। तो वो कुछ एक आइटम्स हैं, फंक्शन आइटम्स है ना, जो अपने पास किसके 11th शेड्यूल में पंचायत के अंडर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 29 टोटल है ये, ठीक है। तो इसमें वेरिएशन मैंने थोड़ी सी आपको बताई, बाकी आप एक बार खुद से भी इनको देखना। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के उसमें कौन सी अमेंडमेंट करेक्ट। अच्छा, रिस्पेक्ट टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताओ मेरे को। फॉर 27% रिजर्वेशन टू OBC, ठीक है। सेकंड अपने पास दैट द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत
आज देखो पहली स्टेटमेंट को देखो आप, इसमें एलिमिनेशन को देखते हैं हम। देखिए पहली स्टेटमेंट भी आपको पता है ना कि 27% रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐसा कुछ कहा ही नहीं जाता, ठीक है। अगर 1 को रिमूव करते हैं आप तो 1 आपका सारा घट गया, तो आपके पास 2, 3 एंड 4 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब देखिए पहली स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी आप राइट ऑप्शन है इनको एक बार खुद से गो थ्रू कर लें, ठीक है जी। आप सभी को पता है कि यूनिफॉर्म जो 5 ईयर का लोकल बॉडीज़ के लिए टर्म दिया जाता है, और उसके बाद मैंने कहा कि चेयरपर्सन ऑफ पंचायती इंटरमीडिएट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल होते हैं वो इलेक्टेड है ना, जो उनके मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और इनके बाद मैंने कहा कि एससी और एसटीज़ के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन है अपने पास 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। उसके वुमेन को रिजर्वेशन दी गई। फिर फाइनली आप कंपल्सरी प्रोविजन में देखोगे तो इलेक्शन कमीशन में बताओ एज आपकी 21 साल रखी गई। इलेक्शन कमीशन इसमें जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इनके इलेक्शन करवाएगा। उसके साथ साथ फाइनेंस कमीशन की आप जो है वो फाइनेंस जो पोजीशन पंचायत की किस तरह से ना, तो एक फाइनेंशियल कमीशन जो सेटअप किया जाएगा बाय गवर्नमेंट। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि आपको ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करनी है, इलेक्शन करने 5 साल के बाद, वो सब आपको पता है, वो कंपल्सरी प्रोविजन में आते हैं इसके, ठीक है जी। और मैं जैसे 20 जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा आपके साथ, जैसे कि 427% और अब 27% रिजर्वेशन की बात ओबीसी के लिए। आप जब इसको आई एम श्योर आपने जब अपने आर्टिकल पढ़े थे हमने ना, जब हम वो पढ़ते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स, तो वहाँ पे देखते हैं हम कि जो अपने पास रिजर्वेशन का प्रोविज़न वहाँ पे जब हम जो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो आपने आई एम श्योर सुना होगा कि जब 1979 में ना मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, ठीक है, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी 1979 में, उनके द्वारा एक कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट की जाती है। वो कमीशन क्यों अपॉइंट करते हैं, वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, अपनी इंडिया में जितनी भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सॉरी इकोनॉमिकल नहीं, ठीक है, सोशली ओबीसी ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस है ना, जो अपने पास एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनका कुछ एक उनके बारे में कमीशन जो सेटअप किया गया, ठीक है। उनका जब उनके लिए कमीशन सेटअप किया गया, उस कमीशन के द्वारा लगभग 1980 में ये रेकमेंड किया गया कि आप ऐसा करो, लगभग जो है वो 27% जो है वो रिजर्वेशन दो इनको, ठीक है। तो 20% रिजर्वेशन जो है इसके प्रोविज़न किया गया ओबीसीज़ कैटेगरी के लिए बाय, और हाँ इसको आप मंडल कमीशन कहते हैं, मैं बताना भूल गया। जब मोरारजी देसाई के द्वारा मंडल है ना, क्योंकि वो एमपी थे बीपी मंडल साहब, उनकी अध्यक्षता में उनको चेयरपर्सन बनाया गया उस कमीशन का, तो उस मंडल कमीशन भी कहते हैं इसको हम ना। तो मंडल कमीशन के द्वारा रिपोर्ट दी गई कि आप 20% रिजर्वेशन को दे दो जॉब में, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में। अब ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ है नेक्स्ट ईयर 1990 में। इसको फिर से जो आपके पास फिर गवर्नमेंट फिर से चेंज थी, तो बीपी सिंह उस समय गवर्नमेंट है ना, वो थे पीएम थे, तो उनके द्वारा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है हम 27% रिजर्वेशन दे देंगे, ठीक है, ओबीसीज़ को। जब फिर इसको नेक्स्ट ईयर फिर से जब इम्प्लीमेंट करने की बात आई, तो गवर्नमेंट चेंज हो गई थी 1991 की बात। आई एम श्योर 1991 इज़ अ फेमस ईयर विद कंटेक्स्ट टू इंडियन इकॉनमी। आपने इंडियन इकॉनमी पढ़ा होगा कि उस समय सीएम जो थे, सॉरी पीएम जो थे वो नरसिंह राव जी थे, तो उनके द्वारा इसको गवर्नमेंट ने फिर इनिशिएट किया, और गवर्नमेंट ने क्या किया, 27% तो दे दी ओबीसीज़ को, ठीक है। इन्होंने कहा कि 7% जो है रिजर्वेशन ओबीसीज़ को देते हैं। उसके साथ इन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो थी, ठीक है, उनको भी 10% जो है जनरल कैटेगरी के जो थे है ना, जो 10% रिजर्वेशन उनको दे दी। तो फिर ये चला गया आपके पास। अब फेमस केस हमने सुना होगा इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, केस सुना 1992 का, जिसको मंडल वो भी कहते हैं, मंडल केस भी कहते हैं इसको। तो वो केस हुआ, फिर अपने पास इंटरफेयर किया किसके द्वारा, यहाँ पे इंटरफेयर करता आपका सुप्रीम कोर्ट। फिर रिजर्वेशन क्योंकि ब्रैकेट लगाता है कि 50% से ज़्यादा आपका जो है वो रिजर्वेशन नहीं हो सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया। 27% जो रिजर्वेशन ओबीसी को दी गई, इसको तो उन्होंने वैलिड डिक्लेयर किया, लेकिन जब 10% जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए उस समय सरकार के द्वारा प्रपोज थी, ठीक है, उनको उन्होंने क्या किया, निरस्त कर दिया। तो ये आई एम श्योर आपने ये पढ़ा होगा। तो 27% की रिजर्वेशन का मैं अभी वहीं से आपको रेफरेंस बता रहा हूँ, लेकिन आप जब उस मंडल केस को पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आप ध्यान से पढ़ना कि किस तरह से अपने पास फाइनली फिर जो सरकार के द्वारा फिर बैकवर्ड कमीशन की भी स्थापना की जाती है, तो उसको इन डेप्थ वहाँ देखेंगे हम, ठीक है। लेकिन अभी आई एम श्योर आपको यहाँ पे क्लियर है कि 27% का ऐसा कोई रेफरेंस कहाँ पे आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखने को नहीं मिलता है। आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, बाय बाय।